नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। मंदी के इस माहौल में एक आम निवेशक निवेश से डरा हुआ है और उसे चिंता है अपने रिटर्न की। मौजूदा स्थिति में जब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि अब डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश क्या करें। योर मनी में हमने शुरू की है एक खास सीरीज जिसमें हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जिन्हें अपनाकर आप बन सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। तो आज हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स की, जानेंगे कि मंदी के इस माहौल में कैसे संभाले आप अपने डेट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को। और चर्चा के लिए मेरे साथ हैं लैडर अप वेल्थ मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर राघवेंद्र नाथ। आपका स्वागत है राघवेंद्र जी। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि डेट म्यूचुअल फंड समझाइए कि इतने पॉपुलर क्यों। अक्सर अपने शो पे कहते भी है लोगों को कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है काफी बैलेंस होना चाहिए, जिसमें डेट म्यूचुअल फंड में जरूर आपको कुछ ना कोई परसेंटेज जरूर इन्वेस्टेड रखना चाहिए। क्यों इतने पॉपुलर है डेट म्यूचुअल फंड्स? देखिए, एक आम जो निवेशक है जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि खाली इक्विटी ही है म्यूचुअल फंड, पर म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेट फंड्स एक बहुत अहम हिस्सा है। और डेट फंड्स सब तरीके के डेट फंड्स हैं एक्चुअली। अगर निवेशक को 10-15 दिन के लिए पैसा डालना है उसके लिए लिक्विड फंड्स हैं। अगर 6-8 महीने के लिए पैसा डालना है उसके लिए शॉर्ट टर्म फंड्स हैं। अगर निवेशक को कोई हाई टैक्स ब्रैकेट में निवेशक है उसके लिए एफएमपीज हैं जो कि फिक्स डिपॉजिट की तुलना कर सकते हैं जिससे हम। और फिर लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हैं या गिल्ट फंड्स हैं जो कि इंटरेस्ट के उतार और चढ़ाव से उनमें फ़ायदा या नुकसान होता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हैं ये पिछले 1 साल में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। और उसका पॉपुलर होने का उसकी वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट्स पिछले 1 साल में करीब 1% से नीचे आए। और ये आरबीआई के एक्शन के आने से पहले करीब 1% नीचे आ गए थे। और जिसकी वजह से जितने भी लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हैं सब 13 से 14% का रिटर्न दे रहे थे। क्योंकि ये डेट फंड्स के अंदर टिपिकली 2 कंपोनेंट होते हैं रिटर्न के। एक तो होता है जो कि यील्ड, तो कितना इंटरेस्ट कमा रहा है डेट फंड्स फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करके। और दूसरा होता है प्राइस गेन। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं तो बॉन्ड की प्राइसेस साधारणतः पर बढ़ती हैं। तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स पिछले 1 साल में जैसे मैंने आपको बताया 1% नीचे आ गए थे, तो ये सारे डेट फंड्स में प्राइस गेन जो था बॉन्ड प्राइसेस में उसकी वजह से ये 13 से 14% का रिटर्न दे रहे थे। और इसीलिए ये इतने पॉपुलर हो गए थे। बिल्कुल, मैं उसी पर आने वाली थी। इंटरेस्ट रेट का ही सवाल था आपसे अब कि किस तरह की रिलेशन होती है और किस तरह ये पूरा मैथमेटिक्स काम करता है। इंटरेस्ट रेट और डेट म्यूचुअल फंड्स में रिलेशन क्या है और किस तरह इंटरेस्ट रेट के बदलाव में इनकी परफॉर्मेंस में बदलाव हमें दिखाई देता है? देखिए, बॉन्ड प्राइसेस और या बॉन्ड्स अगर जो हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या पीएसयू बॉन्ड्स हैं वो किसी भी आम वस्तु की तरीके से ही हैं। अगर वो उसके फ़ायदे बढ़ जाते हैं तो उसकी कीमत में बढ़ावा होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में कम आ जाते हैं तो जो भी बॉन्ड्स हैं जो हायर यील्ड के बॉन्ड्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो उन बॉन्ड्स में गिरावट आती है। तो ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब भी इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो बॉन्ड्स में फ़ायदा होता है और जितना लंबी अवधि का बॉन्ड होगा उसमें उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर 1% से इंटरेस्ट रेट गिरता है और किसी बॉन्ड की अवधि 10 साल की है तो उसमें 7 से 8% का बढ़ावा हो जाता है। और अगर 1 ही साल की है अवधि तो उसमें खाली 1% का बढ़ावा होता है। तो ये एक रिलेशनशिप है। जितना लंबी अवधि का बॉन्ड है उतना ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता है और जब भी इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हैं। करंट सिनेरियो में अगर किसी के पास डेट म्यूचुअल फंड हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनके पोर्टफोलियो में अब किस तरह से उन्हें रीवैल्यूएट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि पिछले 6-8 महीने में बहुत सारे निवेशकों ने अपने पैसे लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में डाले थे क्योंकि उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे थे। और सडनली ये आरबीआई ने जो इनिशिएटिव किया उसकी वजह से एक शॉक आ गया सिस्टम में और इंटरेस्ट रेट्स ओवरनाइट बढ़ गए। अगर मैं आपको बताऊं कि 10 साल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका जो यील्ड थी 7.5% थी और वो बढ़ के अभी 8.2% हो गई है। मतलब करीब 0.7% की उसमें बढ़ोतरी हो गई। और तो जो भी निवेशक एग्जिस्टिंग निवेशक हैं जिन्होंने 3-4 महीने पहले डाला था
उनको थोड़ा सा नुकसान दिख रहा होगा अपने निवेश में, 2-3% का हो सकता है नुकसान दिख रहा हो, तो उनके लिए सलाह यही रहेगी, क्योंकि ये जो आरबीआई का ये जो मूव है ये टेम्परेरी है, तो इसलिए उसमें रुकना चाहिए उनको पेशेंटली और वेट करना चाहिए रिवर्सल आने का। तो जब भी लिक्विडिटी इंक्रीज होती है मार्केट में तो वो बॉन्ड प्राइसेस फिर से भागेंगे, तो इसलिए तब उनका ये लॉस कवर हो जाएगा। जहाँ तक नए निवेशक का प्रश्न है, उसके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उसे मिली है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म में भाग गए हैं और उम्मीद ये है कि ये जो आरबीआई के मूव्स हैं पिछले अगले 2-3 महीने के अंदर, इसमें थोड़ा सा वो उसको ईज करनी चाहिए लिक्विडिटी, जो मार्केट्स में से पैसा खींच लिया है वो वापस रिलीज करना चाहिए। जब भी ऐसा होगा तो इंटरेस्ट रेट्स कम आएंगे, तो जो नए निवेशक हैं अगर आज वो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में डालते हैं तो उनको काफ़ी फायदा मिल सकता है अगले 1 साल में। तो यानी अब इस वक्त निवेश करने का सही वक्त है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में अभी तक आपने निवेश नहीं किया है तो जो चर्चा से निकल के आ रहा है वो ये है कि फिलहाल समय है, आपको जरूर कोई डेट म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में ले लेना चाहिए। और अभी लेंगे एक ब्रेक और लौटकर देंगे फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवालों का जवाब। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारे साथ बने हुए हैं लैडर अप वेल्थ मैनेजमेंट के राघवेंद्र नाथ। तो शुरुआत करते हैं नई दिल्ली से मिस्टर बी कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार कुमार साहब, अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार मैम। मैम मैं एक गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और मेरी सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ जी। तो मैंने अपना मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सब मैंने आपको ईमेल किया है। बिल्कुल। और मेरे मैम 4 क्वेश्चन हैं, इसी से इंटर रिलेटेड है। मेरा मैम गोल है 50 लाख रुपीज मेरे को 15 ईयर्स में चाहिए अपने बेटे की पढ़ाई के लिए। ठीक है। और 1.5 करोड़ मेरे को माई रिटायरमेंट पे चाहिए। अभी मेरी एज है 40 ईयर्स और मैं 60 पे रिटायर होऊंगा। ठीक है। तो उस समय मेरे को 1.5 करोड़ चाहिए। ठीक है। और एक मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जो इस वक्त यूलिप में इन्वेस्टमेंट है, हाँ हाँ, क्या वो जो मेरे को रिटर्न्स दे रहा है वो ठीक है? वेदर आई शुड कंटिन्यू और शुड आई विड्रॉ? ओके, कितना अमाउंट आपका इन्वेस्टेड है? मैम HDFC टॉप 200 में मेरा इन्वेस्टमेंट है SIPs के जरिए। अच्छा। लेकिन इसके रिटर्न्स बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो मैं क्या करूं? प्लीज मुझे गाइड कीजिए। जरूर जरूर। यहाँ पे आपकी सेविंग्स के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे, क्या आपने PPF में भी कुछ पैसे डाल रखे हैं? जी मैम, मेरा इस वक्त PPF में सेविंग आज की डेट में 3 लाख रुपए है। और बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरा GPF भी कटता है, दैट इज 15,000 रुपीज पर मंथ। क्या आपने कोई FD करा रखी है? FD मेरे पास मैम 2 लाख की है आज की डेट में। ठीक है ठीक है। किसी तरह का टर्म प्लान आपने लिया हुआ है? मैम एक मेरा टर्म प्लान है 65 लाख रुपीज का, जो कि अभी मैंने बिल्कुल रिसेंटली लिया है, जिसका मेरा एनुअल प्रीमियम जाता है 10,700 रुपए। आप कितना बचा पाते हैं? यहाँ पर अगर हम आपको कोई स्ट्रैटेजी बताएं निवेश करने के लिए, तो जाहिर तौर पे वो पैसा आप अपनी बचत से ही निकालेंगे, तो सैलरी में से कितना बचा पाते हैं आप? मैम अराउंड 50%, 25,000 रुपीज मेरी नेट सेविंग है इस वक्त। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हम शुरू करते हैं। राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि अपने गोल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, साथ ही टाइम होराइजन भी डिसाइड कर लिया है। अब मुझे बताइए कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किस तरह की इनके लिए बनाई जाए। इनके पास PPF है, फिक्स डिपॉजिट भी है, लेकिन शायद म्यूचुअल फंड में इन्हें ज़्यादा पैसे डालने की ज़रूरत है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी उनको अपना निवेश बढ़ाने की। एक अच्छी चीज़ क्या है, इन्होंने जैसे आपने बोला इन्होंने अपना गोल आइडेंटिफाई किए हैं और दोनों के दोनों गोल जो इन्होंने बनाए जो इनके चीफ गोल्स हैं और दोनों ही लॉन्ग टर्म हैं। बिल्कुल। एक गोल 15 साल का है, दूसरा गोल 20 साल का है और तो दोनों गोल्स में काफ़ी समय है, तो इसलिए वो आसानी से ये पूरा कर सकते हैं जो इनकी सैलरी लेवल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ है। हाँ जी।
और तो क्योंकि इनके गोल्स लॉन्ग टर्म हैं, इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 50% अपना पैसा इक्विटी की तरफ डालें, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में लॉन्ग टर्म में हमेशा ज़्यादा रिटर्न मिला है हिस्टोरिकली। और दुनिया भर की किसी भी मार्केट को आप देख लीजिए, इंडिया हो चाहे यूएस हो चाहे कोई और मार्केट हो, अगर 15-20 साल के लिए कोई पैसा डाल रहा है तो इक्विटी में उसको हमेशा ज्यादा फायदा हुआ। और साथ ही बाजार के उतार चढ़ाव पर डरना नहीं चाहिए, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है निवेशकों के लिए। वो घबरा जाते हैं और तुरंत पैसे निकाल लेते हैं। तो और अभी बाजार क्या है, थोड़ा मंदी में भी है, तो इस समय अगर निवेश करना चालू करेंगे तो इनको जल्दी ही अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं 5-7 साल के अंदर। तो उनको वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये 15-20 साल तक उसको कंटिन्यू करें। तो कम से कम 50% अपना इक्विटी के अंदर ज़रूर चालू रखें और बाकी 50% फिक्स्ड इनकम में डालें। जीपीएफ में इनका जो पैसा डाल जा रहा है उसको ये एक्स्ट्रा सेविंग समझें। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि वो जो पैसा है इनको रिटायरमेंट के समय में अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत काम आ जाएगा। और अपनी जो बाकी जो बचत है उससे वो अपने अभी एग्जिस्टिंग गोल्स प्लस रिटायरमेंट प्लस अगर कुछ और ज़रूरत होती है उनके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एफडी जहाँ तक है उनका प्रश्न, एफडी इन्होंने डाला हुआ है। एफडीज हमेशा जितना लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे उतना ज़्यादा फायदा, क्योंकि आधा परसेंट भी एक्स्ट्रा जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है निवेश के अंदर। और पीपीएफ कंटिन्यू रखें, उसमें कोई जहाँ तक प्रश्न है उस वो तो बहुत अच्छा निवेश है, उसको करते रहना चाहिए। यूलिप इनका हमने देखा पिछले 6 साल में इनका रिटर्न कुल 0.5% पर एनम का रिटर्न है। तो वो क्योंकि एक महंगा इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने ऑलरेडी एक टर्म प्लान ले लिया है अपनी लाइफ को कवर करने के लिए, तो उसको वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, यूलिप से निकल सकते और हैं। यूलिप से निकल के वो जो भी पैसा मिलता है यूलिप से 1,10,000 रुपया मिलेगा, उसको 3 फंड्स में डाल दें, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, यूटीआई अपॉर्चुनिटी और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। ठीक है। एचडीएफसी टॉप 200 के लिए इन्होंने सवाल पूछा, अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ पिछले 2-3 साल से अच्छा नहीं कर रहा है, 2.5 साल इन्होंने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ये देखना चाहिए कि मार्केट भी अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए उसमें रिटर्न नहीं आ रहा है। इट्स अ लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड एंड अगर जब मार्केट में बढ़ोतरी आएगी तो वो फंड ज़रूर अच्छा करेगा, तो उसको बरकरार रख सकते हैं। यूलिप को बंद करने से इनको करीब 18,000 रुपया मिलेगा, उसको भी ये 1,500 रुपया हर महीना उसमें डाल सकते हैं, इक्विटी में डाल सकते हैं। तो करीब 6,000 रुपया ये अपने बच्चे की एडुकेशन के लिए डालें, 2-2 हज़ार करके 3 फंड्स में डाल दें, एचडीएफसी टॉप 200, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। और रिटायरमेंट के लिए बाकी जितना पैसा बचता है उसको भी 50-50 के अनुपात में, हाँ 50-50 के अनुपात में इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों में डाल सकते हैं। फिक्स्ड इनकम में फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ही ज़्यादातर डालें पैसा और थोड़ा पीपीएफ में डालें। तो इस ढंग से ये बचत करें। इनको एक मैं आंकड़ा दे देता हूँ कि अगर 12,000 रुपये का किसी का महीने का खर्चा है तो उसको 1.5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। इनका 25,000 रुपये का खर्चा है तो इनको करीब 3 करोड़ रुपए चाहिएगा 20 साल के बाद। 1.5 करोड़ नहीं चाहिएगा। पर इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीपीएफ में इनका जो अमाउंट है वो भी बढ़ के करीब 1-1.25 करोड़ रुपया हो जाएगा बाय द टाइम ही रिटायर्स। एंड यहाँ पर जैसे जैसे इनकी सैलरी बढ़ते रहती है वो एसआईपी में हर बढ़ोतरी करते रहें, कम से कम 10% की बढ़ोतरी हर साल करते रहें। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके सारे गोल्स आराम से पूरे होंगे और इनके पास कुछ पैसा और भी बच जाएगा अपनी बाकी ज़रूरतों के लिए। इंश्योरेंस को लेकर आपको क्या लगता है? सिर्फ इनके पास एक टर्म प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कोई पॉलिसी यहाँ पे फिलहाल जो डिटेल्स हमें दी हैं वो नहीं दिखाई दे रही। तो हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इनके लिए गवर्नमेंट की जो सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं इनके पास मौजूद रहती है, तो इसलिए इनको हेल्थ इंश्योरेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रिटायर होने के बाद भी इनको वो सुविधा बरकरार रहती है, तो इसलिए इनको हेल्थ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस समय। चलिए, तो मिस्टर कुमार, क्या आपका और कोई सवाल है? नो मैम, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, तो जो सलाह आपको यहाँ पे दी जा रही है, आपको 2-2 हज़ार रुपए करके बिरला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी, यूटीआई अपॉर्चुनिटी, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इन 3 फंड्स में डालने हैं। ये जो पैसे आप निवेश करेंगे ये आपको अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए वो जो गोल है वो अचीव करने में मदद करेंगे ये इन्वेस्टमेंट। इसी के साथ साथ जो बाकी 12,000 रुपए बचते हैं वो आप 50-50 करके जो है पीपीएफ या फिक्स्ड डिपॉजिट में भी डाल सकते हैं। आपने अपने लिए एक टर्म कवर ले लिया है, वो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक यूलिप की बात है उसमें से आप निकल सकते हैं। एचडीएफसी टॉप 200 में आपको बने रहने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ मिल गया होगा। चलिए, इसी के साथ फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ।
प्योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं लैडर अप वेल्थ मैनेजमेंट के राघवेंद्र नाथ। लेते हैं अगला सवाल। हमें अमित कुमार ने यहाँ ईमेल किया है। राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो इनका गोल हमको बता देते हैं। 50 लाख रुपए चाहिए इनको 15 साल बाद और लगभग 1 करोड़ रुपए चाहिए इनको 25 साल बाद, जो कि इनके रिटायरमेंट के लिए काम आएंगे। इनकी उम्र 33 साल की है और शादीशुदा हैं, बच्चे नहीं हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है, इनके पास मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज इन्होंने ली हुई है, जिसमें भारतीय एक्सा लाइफ स्पॉट सुरक्षा है, इसमें 12,000 रुपये हाफ ईयरली ये डालते हैं। कोटक लाइफ कोटक फ्लेक्सी प्लान है, जिसमें ये डालते हैं 25,000 रुपये हर साल। ING लाइफ इक्विटी फंड है इनके पास, जिसमें ये डालते हैं हर महीना 1,000 रुपये। और इसके अलावा इनके पास LIC जीवन आनंद है, जिसका प्रीमियम ये भरते हैं ईयरली 21,147 रुपीज़। ये सोच रहे हैं अपने लिए एक टर्म प्लान ले लें 1 करोड़ का 30 साल के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके गोल से, जो कि है 15 साल में इनको चाहिए करीब 50 लाख रुपए। तो इसे कैसे अचीव किया जाए? मेरे ख्याल से इन्हें म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट अब शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ, इनका जो गोल्स देख रहा हूँ दोनों, एक तो अच्छी चीज़ इनके लिए ये है कि काफ़ी यंग हैं, अभी 33 साल के हैं, तो इनके पास बहुत समय है अपनी प्लानिंग करने के लिए। इनका आपने जैसे बताया 50 लाख रुपया इनको चाहिए 15 साल में, तो वो सही इन्होंने रकम का अनुपात लगाया है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। एडुकेशन के लिए उतना करीब खर्चा हो जाएगा 15 साल के बाद। और अगर ये 4-4.5 हज़ार रुपये से भी चालू करते हैं एक इक्विटी में, SIP इक्विटी फंड्स में, तो और हर साल 10% बढ़ाते जाएं अगर उसको, तो अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। जहाँ तक प्रश्न है इनके रिटायरमेंट का, इन्होंने 1 करोड़ रुपया का सम रखा है अपने 25 साल के बाद। पर अगर कोई 15,000 रुपये भी खर्च कर रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना खर्चा कर रहे होंगे 15,000 के आसपास, क्योंकि जिस ढंग से इन्होंने अपना प्लान बताया है, तो इनको करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी रिटायरमेंट। इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट करने के बाद इनको करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपया चाहिएगा। तो ये थोड़ा कम एस्टीमेट है। पर अगर ये अपना हर साल 15,000 रुपये का, हर महीने 15,000 का SIP चालू करते हैं और 10% से बढ़ाना चालू कर देते हैं, तो ये आराम से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो गोल्स मुश्किल नहीं है इनके अचीव करना। अचीवेबल है। जहाँ तक इनका इन्वेस्टमेंट्स का प्रश्न है, और बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि हर सारे इन्वेस्टमेंट्स इनके इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में हैं। और मैं ये अधिकतर देखता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ ये रहता है, क्योंकि नॉर्मली जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं जब पॉलिसी बेचते हैं तो वो रिटर्न्स नहीं बताते परसेंटेज में, वो अमाउंट में बताते हैं कि आप 5 लाख डालिए और आपको 10 लाख मिलेगा। तो इन्वेस्टर ये भाप नहीं पाता है कि कितना रिटर्न आ रहा है, 5% का है, 8% का है या 12% का है, और इसीलिए वो इन सब इन्वेस्टमेंट्स में चले जाते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जितने भी इन्होंने लिए हैं अभी तक, उन सब में ये एग्जिट हो सकते हैं। 5 से 6 साल के अगर अंतराल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं रहता है, कोई सरेंडर के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो तब अगर एग्जिट होते हैं तो इनको जितना भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है पूरा मिल जाएगा। जी। LIC जीवन आनंद में से एग्जिट होना थोड़ा मुश्किल काम है, तो उसको चालू रख सकते हैं। वैसे भी एक अच्छी पॉलिसी है, और थोड़ा सा रहना भी चाहिए इस टाइप के इंश्योरेंस। और ये जो बचत होगी इंश्योरेंस प्रीमियम की, इससे ये अपना टर्म प्लान ले सकते हैं आसानी से। तो 1 करोड़ का टर्म प्लान मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार रुपये में इनको मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 33 साल के हैं। तो जो भी प्रीमियम की बचत हो जाती है उससे ये 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लें। और बाकी जितना भी इनकी सेविंग्स है उसको ये अपना अगेन मैं जैसे पहले सेगमेंट में बता रहा था कि कम से कम 50% इक्विटी में ज़रूर डालें, और डाइवर्सिफाई कर लें 3 से 4 फंड्स में, और उसके बाद निवेश करना चालू करें। यहाँ पे जैसे कि आपने इनको यूलिप से निकलने की सलाह दी है, कई मेल्स हमें ऐसे आते हैं जहाँ पे कहते हैं दर्शक कि हमने यूलिप में पैसे डाल दिए हैं, अब हम फंस गए हैं। तो इस तरह के निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? हाँ जी, यूलिप देखिए, यूलिप उन लोगों के लिए है जिनकी आय भी कम है और जो निवेश नहीं कर पाते हैं असाधारणतया पर। तो एक यूलिप एक अच्छा जरिया है कि थोड़ा सा इंश्योरेंस भी हो जाता है, थोड़ा सा निवेश भी हो जाता है। और जब 25-30 साल के लिए आप रखते हैं तो उसमें जो आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2.5-3% के आसपास रहता है। और अभी जो यूलिप्स आ रहे हैं उसमें तो एक IRDA ने लिमिट भी लगा दी है कि 2.5% से ज़्यादा का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए 10 साल के पीरियड में। लेकिन आमतौर पे हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स करने की सलाह नहीं देते हैं। हाँ बिल्कुल, अलग-अलग रखना चाहिए। इसीलिए देते हैं, इसीलिए वो करना चाहिए कि आपको एक अंदाज रहेगा कि आपका पैसा किस स्पीड से बढ़ रहा है, और आप अपने पैसे में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप
जो फंड मैनेजर अच्छा कर रहा है, जो निवेश अच्छा है, आप उस तरफ अपने निवेश को मोड़ सकते हैं। जबकि एक यूलिप में अगर आप रह रहे हैं तो एक ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपको पूरा 20 साल या 25 साल की अवधि गुजारनी है, और अगर वो इंश्योरेंस कंपनी के फंड मैनेजर ने अच्छा नहीं किया तो आपके पैसे में कम बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल, लेकिन अगर यूलिप को म्यूचुअल फंड से हम कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको म्यूचुअल फंड में ही पैसे डालने चाहिए। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा है और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। आप कभी भी अपने फंड को निकाल सकते हैं, कभी भी उसको बढ़ा सकते हैं, दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है म्यूचुअल फंड्स का। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के टिप्स देने का आज। थैंक यू। और योर मनी मैच के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।